नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज पूछेंगे कि विकराल हो चुकी कोरोना महामारी के सामने क्या हमारी सारी तैयारी धरी रह गई है। ये सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 62,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से देश में 41,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 28 जुलाई को कोरोना के केस 15 लाख पहुंचे थे। 9 दिन में ही ये आंकड़ा 20 लाख पहुंच गया। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका, ब्राजील और उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर है। ज्यादा केस आने की एक वजह ज्यादा टेस्टिंग बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कोरोना की चपेट में आए लोगों की फहरिस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा कोरोना संक्रमित हो गए। कर्नाटक के कांग्रेस नेता आर प्रसन्न कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूपी में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुणा की कोरोना से मौत हो गई। आपको याद होगा कि 24 मार्च को देश में पहले लॉकडाउन का टीवी पर ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीत लिया जाएगा। 21 दिन में हम कोरोना से युद्ध जीत लेंगे, जिस तरह से हमने महाभारत जीती थी। लेकिन इस बात को करीब 4.5 महीने हो चुके हैं। केस 20 लाख पहुंच चुके हैं। कई राउंड के लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक 3 चल रहा है। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो को छोड़कर ज्यादा चीजें खुल चुकी हैं। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को और नीचे जाने से रोकने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू करना भी जरूरी था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी से निपटने की हमारी तैयारियों में शुरू से ही कमी थी? कोरोना से लड़ाई में किससे और कहां पर चूक हुई? क्या लोगों की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन करने से भी केस बढ़ रहे हैं? कोरोना की वैक्सीन को लेकर दावों पर कितना भरोसा किया जाए? बड़ा सवाल ये कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में क्या बदलाव करने की जरूरत है? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं आरएमएल के, डॉक्टर मिराज हुसैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, महेश वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवेंदु सिन्हा हमारे संवाददाता स्वराज एक्सप्रेस के पटना से जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हेमंत गोयल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ। 10 लाख से 20 लाख केसेस पहुंचने में 21 दिन का वक्त लगा और 15 लाख से 20 लाख पहुंचने में सिर्फ 9 दिन का वक्त लगा है। यानी ऑन एन एवरेज हम निकाले तो 50,000 डेली केसेस आ रहे हैं और 24 घंटे में तो आपको पता ही है 62,000 केसेस सामने आए हैं। तो जिस तरीके से ग्राफ आपको दिख रहा है, मौजूदा वक्त में क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेड था हमारे देश में कि हमारे केसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये एक है कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट एक अच्छी बात यह है कि देश में आज, जैसे दिल्ली में मैं हूं तो दिल्ली में मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बेड की कमी है, पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये ऐसा था तकरीबन 1 महीने पहले। आज के टाइम पे जो लॉकडाउन से फायदा हुआ था ये था कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रिपरेशन कर ली, बेड्स बढ़ा दिए, अपने फैसिलिटीज बढ़ा दी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से आज पेशेंट को कम से कम ट्रीटमेंट मिल रहा है। सबसे मुश्किल टाइम था जब पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने की ये मुश्किल था, तो कम से कम वो पूरा हो गया है। आज ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। केसेस तो बढ़ेंगे, केसेस तो अभी जितने हो रहे हैं और डबल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन या तो वैक्सीन है या हर्ड इम्यूनिटी है। उस दोनों के लिए हमारे को केसेस तो इसमें बढ़ने वाले, केसेस का मतलब बंद नहीं हो सकते इसमें। जी महेश वर्मा जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये अचीवमेंट के रूप में बताया जाता है कि मोर्टेलिटी रेट एक तो हमारा कम है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो अभी तक पूछा जाता था कि भाई कर्व जो है फ्लैटेंड हुआ नहीं हुआ, उस सवाल का अब जवाब मिल नहीं पा रहा है। तो फिर कहां पे चूक हो रही है, क्या आपको लगता है? देखिए, इसमें चूक की बात नहीं है। कोरोना की लेकर किसी भी देश के पास कोई उपाय, कोई इलाज, ये लाइलाज बीमारी आपके सामने आई है। अगर इसको लेकर कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार, देश, दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी दावा नहीं कर सकता है कि हम इसके रोकथाम के लिए जो है 100% परफेक्ट है। इसका जो रोकथाम है वो सरकार ने पहले दिन, जो प्रधानमंत्री के बारे में एक अनर्गल बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश के लोगों को कहीं तकलीफ पहुंचाया, देश के लोगों को अगर कहीं एहतियात बरतने की प्रधानमंत्री ने अपील करी, अनुरोध किया या कहा कि भाई इस बीमारी से हम बचेंगे, तब ये बीमारी जो है अगर रोकना है, इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की मौत को अगर रोकना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एहतियात बरतें। और एहतियात के तौर पे उन्होंने जितनी बातें कही
लोगों ने उसको संजीदगी से अपनाया। मैं आप विपक्षी नेता या पक्ष के नेता जो लोग भी है, सब लोग जो है आज कहीं ना कहीं मास्क लगा के ही घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथ ही धो रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरह से कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई असमंजस है, किसी तरह की कोई इसमें त्रुटि है जिसके लिए ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कह के जो है, आप ये कह रहे हैं सरकार की तैयारियां पूरी दुरुस्त थी और जो चूक हो रही है वो लोगों की जागरूकता में कमी की वजह से हो रही है। नहीं, जागरूकता की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा आपको कि अपने आप में ये एक लोगों के लिए सबक है कि आज की डेट में जो इस चीज को नहीं मान रहा है, या वो कितने से बड़ा इंसान हो, वो कितना बड़ा भी सिस्टम में रहता हो, लेकिन वो थोड़ा सा भी इससे कहीं परहेज अगर नहीं कर रहा है तो उसका परिणाम उसके सामने आ रहा है। ठीक है महेश शर्मा जी, आप यानी मानते हैं कि जनता की भी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को समझना चाहिए, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था वो सवाल ये था कि अगर रिकवरी रेट की आप बात करते हैं, मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, तो ये तो दुनिया में ही ऐसा ही है। ये कोरोना का नेचर है कि हमेशा से मोर्टेलिटी रेट कम था, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो या फिर यहाँ पर हो। मामूली आप कुछ अंतर आप कह सकते हैं, तो वो एक अचीवमेंट सरकार कैसे कह सकती है उसको? आप रेट ऑफ ट्रांसमिशन पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? वो सवाल जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर पूछा जाना था, जो कर्व फ्लैटन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको लेकर पूछा जाना था, उस सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। सुनिए, कोरोना के मामले में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या और इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड वाइड हैं, जिनकी प्रामाणिकता के बारे में आप कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले जो छपी है उसको पढ़ के देख लो। उससे जाहिर होता है कि भारत में मोर्टेलिटी रेट, मौत की संख्या जो है वो और देशों की अपेक्षा बहुत कम है। 12% पे जो है जहां मौत के आंकड़े पहुंच गए हैं, उसके मुकाबले हम जो है हाईएस्ट पॉइंट 2.6 पे गए हैं। और आज के डेट में हमारी रिकवरी जो है ओवरऑल मोर देन 83% है। अब हम सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं कि हम अगर 17% भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कारण क्या है? उस कारण को समझने की जरूरत है कि उस कारण में वो लोग शामिल हैं कि जो थोड़ा बहुत इन सब चीजों से डर नहीं रहे हैं, या लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि कोरोना के वजह से हम कहीं पीड़ित हो सकते हैं, कहीं हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो देखिए मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं आंकड़ों के साथ ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर मिराज जी आपसे भी मेरा सवाल होगा, इसलिए आप जरा समझिएगा और सुनिएगा। 50 लाख केसेस अमेरिका में हो गए हैं और 1 लाख के करीब वहां पर डेथ हुई है। यानी अगर हम मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे 3.25 के लगभग निकलता है। इंडिया की बात कर लेते हैं सर, 20 लाख के केसेस लगभग हो गए हैं और 41,000 मौतें हो गई हैं, तो यानी कि 2.1 समथिंग कुछ इस हिसाब से आपका मोर्टेलिटी रेट निकल रहा है, तो बहुत मामूली सा अंतर है। तो इसी में ये सवाल हो जाता है कि आखिरकार मोर्टेलिटी रेट कम होना, ये तो हमेशा कोरोना के लिए कहा ही जा रहा था, ये हाईली कंटेजियस है ये कहा जा रहा था, तो वो कंटेजियस ना हो, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ना हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। मिराज हुसैन जी, मेरा आपसे सवाल है, 500 केसेस थे, 5000 केसेस थे, तो हर तरफ चर्चा हो रही थी, मीडिया में भी चर्चा हो रही थी, सरकार की तरफ से भी ब्रीफिंग होती थी, डेली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, बताया जाता था कि किस तरह डबलिंग रेट बढ़ रहा है, कैसे हम आगे रणनीति करेंगे, एक एडवाइजरी जारी होती थी। लेकिन हम देख रहे हैं उस तरह की चर्चा अब नहीं हो रही। क्या आपको लगता है कि सरकार के हैंड से कुछ बेफिक्री आपको नजर आती है? क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि 20 लाख का आंकड़ा पार, कहां है मोदी सरकार? देखिए, ऐसा है कि 3 चीजें आपको जाननी इसमें बहुत जरूरी है। पहली चीज कि जब हम तुलना कर रहे थे, जब मीडिया शुरुआती दौर में तुलना करती थी, तो हमारी तुलना होती थी इटली से कि इटली में इतने लोग मर गए, हमारे यहाँ 20 लोग मरे हैं। आज ये तुलना खत्म हो गई है चैनल्स से। दूसरा मैं आपको पॉइंट बताऊं कि 2 गरीब कंट्री हमारे अगल बगल रहते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा जो है वो बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज में अगर आप डेथ देखेंगे तो एक जगह 3500 लोग मरे हैं, एक जगह 7000 लोग मरे हैं। तो इस तुलना में अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है। अब चूक का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। नमस्ते ट्रंप जो इवेंट हुआ इस देश में, उस इवेंट को जब 24 फरवरी को किया जा रहा था, उससे पहले राहुल गांधी ये कह चुके थे कि कोरोना का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस मुल्क में, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी हंस के उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस नमस्ते ट्रंप इवेंट के बाद अमेरिका वाले तो गोते में थे ही, और आप जो हिंदुस्तान वाले थे वो भी गोते में आ गए।
और उसके बाद हम हिंदुस्तान और अमेरिका आपस में कोरोना में कॉम्पिटिट करने लग गए। तो एक तो पहला विषय। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि प्रेस ब्रीफिंग बंद कर दी गई। प्रेस ब्रीफिंग बंद करने के पीछे का कारण क्या है, ये समझने की जरूरत है। और तीसरी बात, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो बहुत सारे रिसर्च ये कहते हैं कि हर जगह एक साथ पीक नहीं आएगा। जैसे आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में 9 के कैबिनेट मंत्री पॉजिटिव है और 1 मंत्री का निधन हो गया। उसके बावजूद भी अगर आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री वाला कार्यक्रम था भूमि पूजन का, उसे छोड़ दी। बाकी रात में जितना मीडिया ने कवरेज किया उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी आपको। अस्पतालों में लोग तड़प रहे, बेड नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कल ही अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में एक विश्व हिंदू परिषद के नेता थे अज्जू भैया, अज्जू हिंदुस्तानी, वो मर गए बेचारे। फिर उनकी मां मर गई, उनकी बहन मर गई। कल समाजवादी पार्टी का गोरखपुर का एक नेता था रवि श्रीवास्तव, वो बेचारा इस कोरोना से मर गया। और बेड नहीं है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजेस में, बड़ी परेशानी है। लोग जो है दरबकर बहक रहे हैं। वीवीआईपी भी चपेट में आ रहे हैं और इसके साथ आप बेड की अवेलेबिलिटी की सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर फिर बिहार भी सवालों के घेरे में आता है। और नवेंदु हमें वहां की जमीनी हकीकत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। सर उनसे समझते हैं। मिराज जी, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। दरअसल मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, सबके पास मुझे जाना होता है। नवेंदु, अगर बिहार की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उसकी क्या स्थिति है? हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। और जब कोरोना आया था तो बिहार में 1-2 डिजिट में केसेस आते थे, जब 3 केसेस में मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से केसेस आ रहे थे। लेकिन अब दिल्ली को छोड़कर हॉटस्पॉट बिहार बन चुका है। वहां पर किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या आप वहां की तस्वीर देखते हैं? नवेंदु, देखिए मनु, बिहार की स्वास्थ्य सेवा को पूरा देश जानता है कि बहुत ही खराब हालत है बिहार के स्वास्थ्य सेवा की। डॉक्टर्स की कमी रही है, अस्पतालों की कमी रही है। तो ये तो पहले से जग जाहिर है, इसलिए तरह तरह के दृश्य भी दिखाई देते हैं चिकित्सा सेवा को लेकर के। ऐसे में कोरोना को आना था और कोरोना के आने के बाद जो तैयारी होनी थी, खास स्थिति चूंकि इमरजेंसी थी एक तरह से, या फिर कहें कि खास हालात थे, तो वैसे में जो तैयारी होनी थी, घोषणाएं उसके बारे में होती रही, बड़ी बड़ी बातें होती रही। बहुत स्पष्ट बात है, सरकार जो है रोज दिन समीक्षा बैठक करती रही। 11,000 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए गए जो केंद्र से आए, लेकिन फिर भी हालात ये है कि मरीजों के इलाज का बंदोबस्त नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त नहीं है। ये दृश्य सामने आ रहा है कि लोग जो है अपने पेशेंट के लिए कंधे पर सिलेंडर लाद के एनएमसीएच पहुंच रहे हैं। दूसरी बात कि धीरे धीरे करते हुए इलाज के यहाँ व्यवस्थाएं की गई। जांच के प्रबंध बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ एक संस्थान थे। अब जांच धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो कुल लबोलुभाव ये है कि 4 महीने में सरकार जिस तरीके से अलर्ट जोन में होनी चाहिए थी और जो तैयारी करनी चाहिए थी उसने नहीं किया। जाहिर तौर पर पटना, बिहार को तो काफी वक्त मिल गया था। कोरोना के केसेस वहां बाद में बढ़ने शुरू हुए हैं नवेंदु, और वहां की तस्वीर लगातार आपके जरिए, रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को भी दिखाते रहे हैं किस तरह से ग्राउंड जीरो की रियलिटी है। ये अपने दर्शकों को हमने बताया है कि वहां पर लोगों को बेड नहीं मिलते हैं, अस्पताल में जमीन पर वो लेटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर की बात है, वहां पर स्टाफ के पास सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, वो अपनी पॉकेट से खर्चा करके ये सब कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, पेंडिंग है उनकी सैलरी। तो ये स्थिति है बिहार की। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे हेमंत गोयल जी, जिस तरह से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है, जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और अगर हम कोरोना के रफ्तार की दर की बात करें तो सबसे तेजी से भारत में ही ये संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर आपने भी इस चीज को प्रिडिक्ट किया है कि ये केसेस तो अब डबल होंगे जितने हमें दिख रहे हैं। तो क्या उस लिहाज से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? कि कोरोना से एक बात तो हमको समझ आ गई है कि भारत के अंदर भी हेल्थ सेवाएं जो हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं, वो अलग अलग स्टेट्स में बहुत बहुत वेरी करती हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं, तो आप अगर आप देखेंगे, दिल्ली को देखेंगे, केरला को देखेंगे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट एग्रेसिव थी, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले वहां से बेटर थी। प्राइवेट सेटअप का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट सेटअप का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से यहाँ पर कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल किया गया। मगर 80%, 70% इंडिया में ऐसा है जहाँ पर ना प्राइवेट सेटअप है, ना गवर्नमेंट सेटअप एग्रेसिव है, तो वहां पर कोरोना को कंट्रोल नहीं किया सकते। इसके लिए एग्रेसिव गवर्नेंस और एग्रेसिव हॉस्पिटल्स, दोनों चीज जरूरत है, और प्लस पब्लिक अवेयरनेस।
तो ये तीनों चीजें दिल्ली जैसे जगह पर या केरला जैसी जगह पे अवेलेबल है, तो वहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, बट ये बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा, हॉस्पिटल को बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा। मैं आरएमएल में हूँ, हमको स्टेट गवर्नमेंट से ये आ रखा था कि आपको कोई भी आपको रैपिड प्रिक्योरमेंट करना है, सैनिटाइजर्स का, पीपी किट का, किसी भी डॉक्टर को किसी चीज की कमी ना हो। इनिशियली हुई थी कमी, बट वो 15-20 दिन मुश्किल थे, मगर उसके बाद सब चीजें लाइन में आ गई थी, हमें सारी चीजें अवेलेबल थी और आज केयर बेटर हो। नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए गोयल जी, चिंता का विषय ये है कि अब ये मेट्रो से, शहरों से अब छोटे कस्बों और गांव में फैल रहा है। तो इसके लिए महराज जी आपको क्या लगता है, लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिसमें आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते थे, तो क्या हमने पीरियड का इस्तेमाल किया, उस जो स्टॉप पॉज बटन था उसका सही इस्तेमाल किया? महराज जी, चलिए यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इसी सवाल के साथ वापस लौटते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महराज हुसैन जी, सबसे बड़ा लॉकडाउन, सबसे ज्यादा वक्त तक चलने वाला लॉकडाउन जो है वो भारत में ही था, और कभी हम केसेस के मामले में 15वें 16वें नंबर पर थे, फिर हम टॉप 10 वर्ल्ड टैली में आए, अब हम टॉप 3 में आ चुके हैं। तो लॉकडाउन के बाद केसेस बढ़ने के मामले में भारत है, तो ऐसे आपको क्या लगता है कहां पर चूक रह गई है सरकार के हैंड से या फिर जनता के हैंड से भी आप हमें समझा सकते हैं? वो क्या नीतियां बनाने में हमारी चूक हुई है, या आपको लगता है कि अब वाकई जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं उसको, चूंकि ये नई बीमारी थी, समझने में वक्त लगता है, तो नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, नीतियों में बदलाव आ चुका है, प्रेस ब्रीफिंग बंद हो चुकी है, अब इस मुद्दे पर मीडिया भी कम बात कर रहा है और नए मुद्दे जो है वो ला दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देश का गृह मंत्री तक जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसमें अब सवाल ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको तो पलक भी नहीं मिल रही, ना उनके पास इतना पैसा है, तो क्या हुआ, ऐसी क्या चूक हुई? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल का आंसर सिंपल है कि जब शुरुआती दौर में हम इस चीज को रोकनी चाहिए थी, उस समय सरकार पीआर और पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा कर रही थी बतौर जमीनी रणनीति बनाने के। और ये शुरुआती दौर से जान रहे थे हम लोग कि अगर ये चीज ग्रामीण क्षेत्रों में घुस गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना लोग इतने समझदार हैं और ना इतने लिटरेट हैं कि वो चीजों को समझेंगे, तो इसको शहरी इलाकों में रोक दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसको ग्रामीण इलाकों में तक पहुंचा दिया गया और इसकी तैयारी की जो चूक रही वो किस स्तर पे हुई? वो स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पे भी हुई और वो केंद्र सरकार के स्तर पे भी हुई। जब थाली ताली बजाने वाले मंजर अगर आपने देखे होंगे उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी। तो मैटर मेरा ये है कहने का कि सिंपली हमने टाइम बर्बाद किया और गवर्नमेंट शुरुआती दौर में यानी फरवरी और जनवरी में बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थी। और जबकि यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोरोना कोई महामारी ही नहीं है। मार्च में पीटीआई का एक ट्वीट आया, गवर्नमेंट ने ये बात कही कि महामारी नहीं है अभी। राहुल गांधी जब चिता रहे थे तो लोग हंस रहे थे इस बात पे। लेकिन आज जब ये इतना विकराल रूप ले चुकी है तो अब सरकार को दोबारा से बैठ के ये सोचने की जरूरत है कि क्या अब हमारा तरीका हो जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बचाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चुका है उसको बदलाव तो हम नहीं कर सकते, उसको सही कर सकते हैं। तो किसी तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि अब बेहतर क्या हो सकता है जिस तरह से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। महेश जी, आपका कमेंट। देखिए, मैंने शुरू में ही एक बात कही कि इसमें किसी के ऊपर आरोप जड़ देना, किसी को आईना दिखाने का काम करना, किसी के बारे में ये कह देना कि भाई ये गलत है और ये सही है, तो मुझे ये उचित नहीं लग रहा है ये बात। अब दूसरी बात ये है कि इस बात के लिए ये अमानवीय दृष्टिकोण मैं कहूँगा कि अगर कोई ये कहे कि देश के गृह मंत्री जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए या कोरोना से पीड़ित हो गए, तो देखिए अगर गृह मंत्री ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश कहाँ सुरक्षित है?
इस मानसिकता को मैं वो मानसिकता कहूंगा कि ऐसी मानसिकता की वजह से ही ऐसे टाइम में जब देश विपत्ति में फंसा हो तो इस तरह की बात, इस तरह की सोच, इस तरह के विकृत मानसिकता की वजह से ही कोई चीज जो है हमारे लिए जो है एक चुनौती और एक चैलेंज खड़ा करता है। अब सवाल ये उठता है जो अपने घरों में बैठ के छाती पीटते हैं राहुल गांधी टाइप के लोग, उनसे आप उम्मीद रखिएगा क्या? जो गृह मंत्री निकल के काम किया, जिस गृह मंत्री ने पूरे, आप याद करिए कि दिल्ली में डिप्टी सीएम ये कहता हो कि 31 जुलाई को 5.5 लाख कोरोना के संक्रमण के मरीज होंगे, उस स्थिति में यहाँ का बागडोर संभालना, रातों रात 11,000 बेड क्रिएट करना, एक मॉडल तैयार करना। महेश शर्मा जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप में इस बहस को उलझाना नहीं चाहते। अगर विपक्ष आगाह कर रहा है, अगर आईना दिखा रहा है तो इसमें सर गलत क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कभी, अरे आज का आंकड़ा देखा आपने, 62,000 लोग पॉजिटिव हैं एक दिन में, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप कर रहे थे जब जमातियों पे सारा आरोप कर दिया था आपने कि कोरोना का है। मनोराज जी कि गलत और सही का व्याख्या करने वाले लोग पहले खुद से अपने गिरेबान में झांके कि वो कर क्या रहे हैं, उनके पास है क्या। महाराष्ट्र, गुजरात और कांग्रेस शासित राज्यों का आप कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगा लीजिए तो ये 70% जाता है। महेश शर्मा जी, संक्रमण फैल रहा है तो वो भारत में फैल रहा है, लोगों के बीच में फैल रहा है, इसलिए जिम्मेदारी जो है सरकारों पर आ जाती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो। और फिर सवाल ये भी बनता है कि आखिरकार हमसे चूक कहां पर हुई है और उसमें किस तरीके से बेहतर बदलाव किया जा सकता है। हेमंत गोयल जी, आपको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें वैक्सीन से भी हैं और कई स्तर पर ट्रायल भी चल रहे हैं, जर्मनी में, रशिया में, ऑक्सफोर्ड भी कर रहा है, उम्मीद है कि नवंबर में आ जाएगी। तो ये कहां तक स्टेज पहुंची है इन ट्रायल्स की, और आपको कितना एक्सपेक्टेशन है इन वैक्सीन से? आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जितना मुझे वैक्सीन के बारे में पता है ये कि जो क्लेम किए जा रहे हैं कि अर्लीस्ट नवंबर तक आ सकती है, बट प्रैक्टिकली मार्च से पहले आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मिनिमम हमको कोई भी वैक्सीन जो स्टार्ट हुआ था वो मार्च में स्टार्ट हुआ था और 1 साल तक पेशेंट में देखना पड़ता है कि कितनी एंटीबॉडीज बन रही है। तो मार्च प्रैक्टिकल है कि मार्च से पहले कोई वैक्सीन आना बहुत अनलाइकली है। नॉर्मली किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 8 to 10 ईयर्स लगते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत अर्जेंसी है तो शायद 5 मार्च तक ये वैक्सीन आ सकती है जी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मुझे बाकी पैनलिस्ट से मुझे एक बात बोलनी है कि इसका सोल्यूशन जो ये है कि जो पेरिफेरी है, जहाँ लोग ये सोच के बैठे थे कि यहाँ पर तो कोरोना नहीं आएगा, और वहाँ गवर्नमेंट भी ये सोच के बैठी थी कोरोना नहीं आएगा। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि वहाँ पर कोई मास्क नहीं लगाता, कोई प्रिपरेशन नहीं है। आज जब वहाँ पर आ रहा है तो एक तरीके से जो टाइम हमें मिला था, लॉकडाउन का टाइम मिला था, वहाँ पर गवर्नमेंट, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया और आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज ना वहाँ बेड है, जहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन थी वहाँ पर पेशेंट केयर मिल रही है कम से कम। ठीक है मिराज जी, मेरे पास वक्त कम है इसलिए संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। आप अपनी बात भी रख लीजिएगा जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच में दिल्ली में एक हमने देखा कि कोरोना की रफ्तार थम गई है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत कड़ी टिप्पणी थी और फटकार लगाई गई दिल्ली सरकार को, ये कहते हुए कि रैपिड टेस्ट आप करा रहे हैं लेकिन जो मेन टेस्ट होता है कोरोना का वो आप कैपेसिटी जितनी है उससे भी कम कर रहे हैं। तो क्या सोच इसके पीछे सरकार की दिखती है? क्यों मेन टेस्ट नहीं करा रही थी सरकार? क्या यही नतीजा है कि जो केसेस हैं वो हमें थमे हुए दिखाई दिए हैं दिल्ली में? देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने जहां तक पढ़ा है और जहां तक मेरी बातें हुई हैं बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स से दिल्ली में, बंबई में, सिंपल सा फंडा ये है कि कोविड जो है वो एक जगह पे अपना एपिसेंटर करता है, फिर वहां से मूव के जब वो पीक पे पहुंच जाता है दूसरी जगह चला जाता है। अब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, अगर आप इटली या इंग्लैंड को देखेंगे तो बहुत छोटा कंट्री है, तो इसका एपिसेंटर मान लीजिए इस वक्त दिल्ली में रहा हो, कल को ये यूपी में चला जाए, परसों को ये बिहार में चला जाए, तो इट्स मूविंग, तो कहीं पे कहीं पीक अटेन हो गई होगी और कहीं पे नहीं अटेन हुई होगी, इसलिए फर्क आया केसेस का। कहीं पे दिल्ली में पिछले 1 महीने पहले केसेस ज्यादा थे, अब कम है। दूसरी बात मैं कहूं कि जो तैयारियों की बात कर रहे थे मेरे भाई, 80 लोग श्रमिक ट्रेनों में भूख प्यास से मर गए इसी सरकार में, इसमें तैयारी किसकी कमी थी? दूसरी बात मैं बताऊं, अहमदाबाद में जो सरकार है उसके लिए हाईकोर्ट अहमदाबाद की टिप्पणी थी कि कत्लखाना हो गया है जिला अस्पताल, वहां पे लोग मर रहे हैं और वहां पर भी बहुत सीवियर पीक आया, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। और तीसरी बात मैं बताऊं कि अगर बड़े लोग जो इतने अमिताभ बच्चन हो जाएं,
आपके येदुरप्पा जी हो जाए, आपके शिवराज सिंह चौहान हो जाए, अगर यही सुरक्षित नहीं है, एक कैबिनेट मंत्री जो है उत्तर प्रदेश की मर गई हो कोरोना से, तो क्या उस समय प्राथमिकता अस्पतालों के शिलान्यास की नहीं होनी चाहिए? आपको कहना है प्राथमिकता तय करने की जरूरत है सरकार को, वो भी तब जब 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका हो कोरोना के केसेस में। नवेंदु, संक्षिप्त में आपसे समझना चाहेंगे बिहार के हालात को लेकर, क्योंकि ज्यादा एक्टिव केसेस जो हैं वो इस वक्त दिख रहे हैं बिहार में, और यहां सरकार का जो फोकस है वो शांत केस पे ज्यादा है। तो क्या अब मंगल पांडे कहां हैं और किस तरह की तैयारी है, जरा बताइए। वहां पर कुछ सोचा विचारा भी जा रहा है कोरोना को लेकर? मनु देखें, 70,000 जो है वो केसेस जो है वो पॉजिटिव बिहार में आ गए हैं सामने, और लगभग जो है 388 के पार मौतों की संख्या हो गई है। जो प्रोजेक्शन है उसमें है कि बिहार हॉट स्पॉट बनता जा रहा है और उस बनने की दिशा में। देखिए, एक बात है कि एक जो बात हो रही थी कि जो राजनेताओं ने शुरू में जिस तरीके से, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर पर हो, उप मुख्यमंत्री के स्तर पर हो, उन्होंने भी गंभीरता से इस कोरोना को नहीं समझा। शुरू में कहा जा रहा था बिहार में नीतीश कुमार ने मास्क लगाने से रोका, 144 धारा लगाने से रोका। अब देखिए, दूसरी बात है कि जहां केंद्र और बिहार में एक ही सरकार है, जिसको कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ तालमेल ज्यादा बेहतर होना चाहिए था कोरोना को निपटने में, वो नहीं हुआ। देखिए, सबसे एक बड़ी विडंबना आपको बता रहे हैं कि आयुष जैसी संस्थान जो है, जो बिहार में काम कर रहे थे देशी पद्धति के, उसको बंद कर दिया गया इसी कोरोना के बीच, अभी 10-15 दिन पहले गया में। तो आप सोचिए कि बिहार में अगर अस्पताल नहीं है तो सरकार की कोशिशें ये होनी चाहिए थी योजना के स्तर पर कि आयुर्वेद के स्तर पर, जो घरेलू चिकित्सा है, बिल्कुल नवेंदु, बहुत ही विभत्स तस्वीरें आई हैं। अस्पताल के बाहर हमने देखा है कि पानी भरा है, अंदर भरा है, डॉक्टर्स नाव के जरिए जा रहे हैं गांव के अंदर। तो जाहिर तौर पर अब सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा, क्योंकि इलेक्शंस भी करीब है। तो ऐसे में डबल अटैक जो बिहार पर है, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो, कैसे निपटती है सरकार, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा समझना। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, मोर्टेलिटी रेट कम होने का, रिकवरी रेट ज्यादा होने का गाना, लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस तरह से रेट ऑफ ट्रांसमिशन है उसको लेकर भी अब सरकार को सोचना होगा। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।